चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका आज हम लोग पार्ट 3 शुरू करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सारा एनसीईआरटी का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और उसमें कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बताया था आपको। अब बेटा ये जो है पार्ट 3 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वो एनसीईआरटी में होंगे ही नहीं, तो क्या करोगे आप। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, कुछ क्वेश्चंस जो सेलेक्टेड हैं जो हमेशा सीबीएसई वाले पूछते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड हो, 2-4 क्वेश्चन ज़रूर किसी न किसी चैप्टर के बाहर से आते हैं। ठीक है, तो बेटा वो आर डी शर्मा में कम से कम 200 क्वेश्चन है। अब आप कौन से क्वेश्चंस करने बैठोगे, बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चंस ज़्यादा रिकमेंडेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कराऊंगा। एनसीईआरटी तो आपको करनी ही करनी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैथ्स में 100 में से 100 स्कोर करें तो भाई सिर्फ एनसीईआरटी करने से नहीं होगा। मैंने सबसे पहले भी ये बात की थी कि सिर्फ एनसीईआरटी करके जाएंगे तो कभी भी भाई 100 में से 90+ नंबर नहीं आने वाले, क्योंकि 60% पेपर 70% पेपर ही एनसीईआरटी से आता है। बाकी या तो वैल्यूज चेंज करेगा, अगर वैल्यूज चेंज नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है पूरा क्वेश्चन ही कहीं से उठा के डाल देगा। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सिर्फ एनसीईआरटी ना पढ़ें, मेरा कहने का मतलब है एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं उसको कम से कम एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैं नहीं कह रहा कि उसे रट लो, उसे 4 बार 6 बार करो, ऐसा नहीं, कम से कम 1-2 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। मान लो अगर वही क्वेश्चन आपको दिख गया तो वो आपका जाना पहचाना क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, इसे कैसे करूँ। आप क्वेश्चन देखोगे, अरे ये तो मैंने किया है, आप कर दोगे फ़ौरन। तो इसलिए जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसको सीरियसली करें। ठीक है, चाहे चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस हो या इससे पहले जो हमने चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ही मैंने कई सारे क्वेश्चंस बाहर से करवाए थे, तो वो क्वेश्चन ज़रूर देखें। ठीक है, तो ये वाली वीडियो आप शुरू से एंड तक देखें और मैं एक आपको सजेशन दूंगा कि भाई जब आप क्वेश्चंस देखा करें तो ऐसा नहीं है आपने हेडफोन लगाया या ईयरफोन लगाया और बैठ के देखना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। पेन कॉपी लेके बैठो और जो क्वेश्चन है उसको लिखो सही से, सॉल्यूशन एक बार पूरा देख लो। ठीक है, उसके बाद अपना सॉल्यूशन करो। अगर दिक्कत है, अगर लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने से कि अरे यार ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कर दें, वीडियो पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन खुद करें पहले। ठीक है, अगर सॉल्यूशन में कोई गलती है, अटक रहे हैं, तो सॉल्यूशन देख लें। अगर ठीक ठाक हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, मत देखो, लेकिन आप पेन कॉपी लेके बैठा करो और इन क्वेश्चंस को सही से लिखा करो फेयरली। ठीक है, और फिर उसके सॉल्यूशन या तो देख के कर लो या कैसे भी कर लो। तो चलो पार्ट नंबर 3 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो आप लोग। फ्रॉम एन एरोप्लेन vertically above the straight horizontal road, angle of depression of 2 consecutive stones which is 1 meter away from each other on opposite side of aeroplane are alpha and beta। देखो क्या सिचुएशन है बेटा कि एक रोड है सिंपल, ठीक है, और उसके कुछ हाइट पर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, सही है, और क्या कहा गया, उस एरोप्लेन से 2 स्टोन्स को देखा गया उस एरोप्लेन से। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर हैं ये नहीं मालूम, लेकिन जो दोनों स्टोन्स हैं वो दोनों अपोजिट साइड हैं। एक एरोप्लेन, अगर मान लो एरोप्लेन यहां उड़ रहा है तो एक कहीं उधर पड़ा हुआ है स्टोन और दूसरा स्टोन कहीं उधर पड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों स्टोन्स अपोजिट साइड हैं और दोनों स्टोन्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का अल्फा है बेटा और दूसरे का बीटा है। देखो डायग्राम बनाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मान लो ये है आपका रोड, सही है, हॉरिजॉन्टल रोड, और 2 स्टोन है। मान लो एक स्टोन ये पड़ा है और दूसरा स्टोन ये पड़ा है। ठीक है, और एरोप्लेन कहां उड़ रहा है, एट सम हाइट। मान लो बेटा ये एरोप्लेन है, सही है, चलो थोड़ा सा और बना लेते हैं इसे ऐसे, ये एरोप्लेन है, सही है। अब क्या कहा गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस एरोप्लेन टू द स्टोन, यानी यहां से ऑब्जर्व किया गया तो लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात, और इसी तरीके से इस स्टोन को यहां से ऑब्जर्व किया गया तो लाइन ऑफ साइट, तो ये है लाइन ऑफ साइट। ठीक है,
अब मुझे बताओ यहां पर रेफरेंस लाइन कहां ड्रॉ की जाएगी? रेफरेंस लाइन जहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर है? एरोप्लेन के पास। तो भाई ये वाली जो होगी लाइन, ये रेफरेंस लाइन होगी नहीं होगी? ये रेफरेंस लाइन होगी, ठीक है। रेफरेंस लाइन ये हो गई और लाइन ऑफ साइट ये हो गया। तो रेफरेंस लाइन से लाइन ऑफ साइट की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ही हो गया, इसको अल्फा क्या रखा है, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, आप ध्यान से अगर देखो तो भाई इस एरोप्लेन की हाइट तो यही है ना, ये वाली हाइट होगी नहीं होगी एरोप्लेन की? इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल दूं और इसे बी बोल दूं, तो ए से लेके बी तक ये एरोप्लेन की हाइट है, सिंपल। अब यहां पर जो दो स्टोन है, दोनों स्टोन्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है और हमें ये वाली हाइट निकालनी है। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है और अल्फा और बीटा एंगल है। तो सबसे पहला काम क्या करो, इस अल्फा को इस ट्राइंगल के अंदर ले जाओ। तो देखो ये जेड बनना है ऐसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। आप कह सकते हो कि सर ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। इसी तरीके से यहां पर देखो उल्टा जेड बनना है, तो ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखो इस वाले राइट ट्राइंगल की बात करते हैं, यानी ए बी और ये सी मान लेते हैं। इस राइट ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल ही देखना, याद रखना ये राइट ट्राइंगल दो बन रहे हैं यहां पर, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ए बी एंड सी, टेन अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है बेटा यहां से यहां तक एच, और बेस है बी से लेके सी तक। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका एच और बेस है बी से लेके सी तक, ठीक है। एक बात ये हो गई। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि बीसी लेंथ कितनी हो गई, कहोगे एच अपॉन 10 अल्फा। बताओ ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? दूसरा राइट ट्राइंगल आपके पास है ए बी, और इस पॉइंट को आप दूसरा नाम दे दो डी, ए बी डी। तो यहां लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी, 10 बीटा एंगल देखो यहां कितना है, बीटा है ना। तो 10 बीटा परपेंडिकुलर है यहां से यहां तक एच, और बेस है बेटा बी से लेके डी तक, ठीक है। तो यहां से बी डी लेंथ निकालना हूं मैं। बी डी लेंथ आ गया एच अपॉन 10 बीटा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, बीसी लेंथ प्लस बीडी लेंथ इधर एलएचएस पे, और यहां आएगा एच अपॉन 10 अल्फा और एच अपॉन 10 बीटा। तो ये आ गया बीसी प्लस बीडी, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एच अपॉन 10 अल्फा प्लस एच अपॉन 10 बीटा, एच अपॉन 10 बीटा। आरएचएस वाली वैल्यू मैंने आरएचएस से ऐड करी और एलएचएस एलएचएस के साथ ऐड कर दी, ठीक है। अब बड़ा सिंपल है भाई, बीसी और बीडी लेंथ ये तो 1 मीटर दे रखा है, तो ये 1 मीटर, क्योंकि दोनों स्टोन के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। एच ले लो कॉमन, क्या बचा 1 अपॉन 10 अल्फा प्लस 1 अपॉन 10 बीटा। तो जाएगा बेटा क्या 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, सिंपल। तो ये आ गया, यहां लिखते हैं इसे 10 अल्फा, एच तो ऐसे ही रहेगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, सही है। बस यहां 1 है, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 अल्फा 10 बीटा यहां 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिनोमिनेटर में जाएगा, एच अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या आ गया आपका, देखो यहां पर ये आ गया बेटा 10 अल्फा 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टावर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इट्स बेस and angle of depression of foot of tower at a point b meter just above a is beta. Prove that height of tower is b10 alpha cot beta. देखो समझो यहाँ क्या है, एक टावर है, पहले तो हम ये एक रोड बना देते हैं सिंपल, ये एक रोड है और उस पर एक टावर है, सही है। अब क्या कहा गया है, a tower subtends an angle alpha at a point in the plane of its base.
भाई ये है टावर का बेस, और बेस प्लेन इन द प्लेन ऑफ इट्स बेस, बेस का प्लेन मतलब ग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है, यानी ग्राउंड पे कहीं पॉइंट है, ठीक है, और उस पॉइंट से जो टावर है वो एंगल अल्फा बना रहा है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, ठीक है। अब क्या है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर, कहां से, एट अ पॉइंट बी मीटर जस्ट अबव ए, यानी जो आपने पॉइंट ए यहां सपोज किया है, इसके जस्ट अबव एक पॉइंट बी सपोज करें, और वो पॉइंट जो है वो बी मीटर पर है, स्मॉल बी। बात समझो थोड़ा सा, हमने क्या किया, मान लो ये बी मीटर के डिस्टेंस पे, और यहां पर एक पॉइंट लिया गया, एंड सिंपल सी बात है, ये एक ग्राउंड है, आपने यहां से टावर को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बना, फिर आप स्टूल लगा के बैठ गए, फिर आपने यहां से टावर के फुट को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। तो वही एट अ पॉइंट बी मीटर जस्ट अबव ए इज बीटा, यानी यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट ऑफ द टावर को देखने से बीटा बना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बेटा वही ड्रॉ होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और ये है आपका लाइन ऑफ साइट, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, बीटा। अब मुझे बताओ, ये देखो जेड बनना है ऐसे करके, यानी ये वाला एंगल क्या हो गया, बीटा। बात समझ में आ गई। तो यहां दो राइट ट्राइंगल हैं, एक है आपका ए बी और सी, एक राइट ट्राइंगल ये है, और एक है बड़ा वाला राइट ट्राइंगल ए सी और ये डी, ये दो राइट ट्राइंगल है। यहां तक क्लियर। दोनों राइट ट्राइंगल में आप क्या लगा दो, टेन थीटा लगा दो। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर का मतलब है भाई पूरी हाइट चाहिए, ये वाली पूरी हाइट चाहिए। बताओ, ये पूरी हाइट हमने कैपिटल एच मान ली, ठीक है। अब बेटा ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस बी है तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने फर्दर मैं इसे प्रोड्यूस करूंगा ऐसे, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस बी होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बी, तो ये डिस्टेंस भी बी। अब बचा हुआ डिस्टेंस जो है ये वाला, वो कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस है एच, ये वाला है बी, तो कैपिटल एच में से स्मॉल बी माइनस कर दो, तो क्या ये वाली हाइट नहीं आ जाएगी, एच माइनस बी, सही है, ऊपर की हाइट मालूम हो गई। अब क्या कर दो, यहां पर राइट ट्राइंगल ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले राइट ट्राइंगल की बात करूं ए बी सी, क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है बेटा हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर के लिए मुझे दो डिस्टेंस चाहिए, एक तो ये वाला डिस्टेंस प्लस एक ही वाला, क्योंकि ये तो डिस्टेंस उसने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है बी मीटर, तो ये तो बी मेरे लिए नोन नंबर है ये, और एच मैंने सपोज किया है, तो मुझे सिर्फ इतना डिस्टेंस और मिल जाए बस, तो पूरा निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, सबसे पहले राइट ट्राइंगल ए बी सी लिया, ध्यान से देखो, राइट ट्राइंगल ए बी सी, टेन अल्फा या टेन बीटा, इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी में बीटा क्या है, एंगल है, तो टेन बीटा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बेटा ए बी और बेस है ए से लेके सी तक, परपेंडिकुलर है बी और बेस है ए से लेके सी तक, तो ए सी जो है वो आ गया बी अपॉन टेन बीटा, ठीक है। दूसरा राइट ट्राइंगल ध्यान से देखो, ए सी और डी, ए सी डी राइट ट्राइंगल के अंदर एंगल कौन सा नोड है हमारे पास, अल्फा, तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर है बेटा यहां से लेके पूरा यहां तक, जो कि मेरे लिए कैपिटल एच है ना, और बेस है ए से लेके सी तक, और ए से लेके सी तक में, चलो मैंने फिलहाल ए सी लिख दिया, ठीक है, एच अपॉन टेन अल्फा। दूसरा इक्वेशन ये आ गया, यहां भी ए सी की वैल्यू है, यहां भी ए सी, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा बी अपॉन टेन बीटा इक्वल एच अपॉन टेन अल्फा, एच अपॉन टेन अल्फा। क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल एच, तो कैपिटल एच यहां रहेगा, टेन अल्फा यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा एच इक्वल
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलो सिंपल, ये आ गया h इंटू टेन बीटा इक्वल b इंटू टेन अल्फा। ठीक है, h अलग करना है, टेन बीटा चला गया डिवाइड में, तो ये आ गया h इक्वल b टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, b टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा है, यही प्रूफ करना है ना। अच्छा, कॉट बीटा, तो वन अपॉन टेन बीटा क्या होता है बेटा, वन अपॉन टेन बीटा क्या हो जाएगा, कॉट बीटा, क्योंकि कॉट और टेन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस तरीके से h आप लिख सकते हो फाइनली b टेन अल्फा, ये क्या है, वन अपॉन टेन बीटा है ना, वन अपॉन टेन बीटा, तो इसे मैं कॉट बीटा नहीं लिख सकता ऐसे। तो इस तरीके से ये हाइट ऑफ टावर प्रूफ हो गया। सिंपल तरीके से करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रूफ वाले, ये देख के डर लगने लगता है, भाई ये सब क्या आ गया, ये वेरिएबल क्यों दे रहे हैं, बी क्यों दे रहे हैं, अल्फा क्यों दे रहे हैं, वैल्यूज क्यों नहीं दे रहे। तो फिर इसमें डरने वाली बात थोड़ी है। देखो प्रोसेस क्या है, आपने एक बार यहां पर वही चीज करी है, एक राइट ट्राइंगल लिया, एक बार यहां राइट ट्राइंगल लिया, यहां से आपने ए सी की वैल्यू निकाल दी, यहां से भी ए सी निकाल दी, दोनों को इक्वेट करके थोड़ा सा अरेंजमेंट किया और आपको एच मिल गया। तो ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बेटा ऐसा आएगा ये मान के रख लो, अगर डरोगे यहां पर वहां नहीं कर पाओगे, इसलिए यहां प्रैक्टिस कर लो, अच्छा है। फालतू में यहां पर तुम डरो, वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन नहीं करो, वैल्यूज करते रहो, वहां सारी मेहनत बेकार। आपने वैल्यूज वाले क्वेश्चन कर रखे हैं, वो क्वेश्चन आए नहीं एग्जाम में, तो क्या फायदा हुआ ऐसे क्वेश्चन करने से। इसलिए जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं वैल्यूज वाले, उसके अलावा ये सारे क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। चलो खैर उतारो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ इट आर अल्फा एंड बीटा। If the height of the lighthouse is h meter, find the distance between two ships. We have to prove the distance between two ships. That is h tan alpha plus tan beta upon tan alpha into tan beta. ये क्वेश्चन थोड़ा पहले जैसा है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपने देखा होगा लाइट हाउस वाला, लेकिन वो क्वेश्चंस में वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ वैल्यूज नहीं दे रखी, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस लाइट हाउस वाला ही है, सेम है, बस क्या है वैल्यूज जो है वो अननोन कर दिया, अल्फा बीटा और एच। चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहली चीज हमने, ये रिवर है या सी लेवल है, ठीक है, और यहां पर मान लो ये जो है बेटा लाइट हाउस है, ये सही है। मैंने कहा लाइट हाउस सी लेवल के ऊपर हमने ये ड्रॉ किया, और मैंने बताया था भाई यहां पर क्या होती है, लाइट रिवॉल्व करती हैं। मैंने बताया था कि लाइट रिवॉल्व करती हैं और वो वाटर पे सिग्नल भेजती हैं, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, उससे जो शिप्स हैं उसे मालूम होता है डायरेक्शन कि हाँ यहाँ रॉक है, यहाँ रॉक नहीं है, वो हमने बताया था आपको, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, कितना, अल्फा और बीटा। मान लो यहां पर आपकी शिप नंबर 1 है और मान लो यहां शिप नंबर 2 है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ही बनेगा ना, यानी ऊपर से लाइट आई होगी तो लाइन ऑफ साइट ही हो गया, और दूसरी शिप यहाँ पर है। चलो थोड़ा सा और इसे अच्छा करते हैं, हमने मान लो थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर दिया, ठीक है। दूसरी शिप यहाँ पर है, तो लाइन ऑफ साइट यहाँ से ऐसे आई होगी, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बेटा यहाँ ड्रॉ कर ली, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है। लाइन ऑफ साइट ये, रेफरेंस लाइन ये। एंगल ऑफ डिप्रेशन एक है अल्फा और दूसरा दे रखा है बीटा, ठीक है। इस एंगल को फटाफट ट्राइंगल के अंदर ले जाओ आप। कैसे, जेड बनना है, देखो ऐसे गए, यूं गए और यूं, इसका मतलब ये वाला एंगल बेटा अल्फा हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे जा रहे हैं तो ये वाला एंगल आपका बीटा हो जाएगा, ठीक है। और लाइट हाउस कहां पर है, लाइट हाउस ये है, क्योंकि ऊपर से लाइट आ रही है ना, तो लाइट हाउस तो यही है जो मैंने बीच में बनाई है लाइन, ठीक है। ये लाइट हाउस है। तो मैंने इसकी हाइट दे रखी है h मीटर, तो हमने इसकी हाइट h ले ली, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा दो राइट ट्राइंगल बनने साफ साफ, ए बी सी और ए बी और डी, दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यहां पर शिप नंबर 1 है और यहां पर शिप नंबर 2 है। अगर मुझे दोनों शिप का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एक बार बी से लेके सी तक लेंथ निकालूंगा,
एक बार बी से लेकर डी तक निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। और बी से लेकर सी तक लेंथ निकालने के लिए इस ट्राइंगल के अंदर जाओ, इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ए बी सी लिखते हैं, चलो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। tan अल्फा परपेंडिकुलर कितना है, ए से लेके बी तक, मैं डायरेक्टली एच लिख रहा हूं, और बी से लेके सी तक नहीं मालूम, तो यहां से बी सी लेंथ आ गई एच अपॉन tan अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड ट्राइंगल के अंदर ए बी डी, इक्वेशन नंबर सेकंड यहां से बनेगी। tan बीटा, मैंने कहा था बेटा tan वाली वैल्यूज बार बार यूज होती हैं, तो इसे दिमाग में सेट कर लेना, इनकी वैल्यूज tan 60 tan 30 ये बार बार यूज होंगी। तो परपेंडिकुलर तो बेटा एच ही है ना, बीटा ए बी डी है ना, हाँ ए बी डी परपेंडिकुलर है ए से लेके बी तक और बेस है बी से लेके डी तक, ठीक है। तो यहां से बी डी लेंथ कितना आ गया बोलो, एच अपॉन tan बीटा। दोनों इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को सिंपल ऐड कर देते हैं। बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यहां लिख देना एच अपॉन tan अल्फा प्लस एच अपॉन tan बीटा। एलएचएस वाली वैल्यू एलएचएस के साथ और आरएचएस वाली वैल्यू आरएचएस के साथ, ठीक है। बीसी प्लस बीडी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, बीसी प्लस बीडी इज द डिस्टेंस विच वी हैव टू फाइंड। एच कॉमन ले लो, 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा, बस आ गया आंसर। तो डिस्टेंस क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा इसे उस टाइप में करना है तो क्या कर सकते हो, tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो इस तरीके से आपका डिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा क्या, h tan अल्फा प्लस tan बीटा, ऊपर ऐड कर दो दोनों को और नीचे मल्टीप्लाई। तो बेटा इन क्वेश्चंस को करवाने का मकसद एक ही है कि जब भी आपको प्रूफ का क्वेश्चन दिखे एग्जाम में तो आप डरो नहीं कि भाई ये तो हमने किया ही नहीं था, कुछ नहीं बेटा, चीजें वैसी ही हैं बस, ठीक है। अब यहाँ लंबा चौड़ा लग रहा है देखने में, चीजें वही हैं, सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं किया, ठीक है। सेम जो आपने एनसीईआरटी में सीखा वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड एंड फ्रॉम द विंडो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of top and bottom of another house on opposite side of the lane is alpha and beta. Prove that height of the another house is h1 plus tan alpha. तो क्या यहाँ पर एक लेन है बीच में और दो घर हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। अब क्या कहा गया, देखो डायग्राम बनाता हूं मैं आपको, ठीक है। मान लो एक घर यहां पर है भाई और एक घर यहां पर है, लाइन सीधी बनाते हैं, ठीक है। एक घर यहां पर है और दूसरा घर कहां पर है, एक घर यहां पर है जो h मीटर है अबव द ग्राउंड, कितने मीटर पे है, h मीटर पे, ठीक है। और यहां पर एक विंडो है बेटा, यहां पर एक विंडो है, दिस इज द विंडो W, ठीक है, ये एक विंडो है। फ्रॉम दिस विंडो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अनदर हाउस, दूसरा घर कहां पर है, दूसरा घर मान लो ये है, ये ऊंचा क्यों बना रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस फुट फ्रॉम दिस विंडो, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए ना, तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना पाओगे आप। ये लाइन ऑफ साइट हो गई इस विंडो से, और इसी विंडो से आपने इस घर के फुट को देखा, यानी ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है। तो ये जो विंडो है बेटा यहीं पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी होगी हमें, दिस इज द रेफरेंस लाइन, पूरी ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन हो गई। अब मुझे आप बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा ये वाला और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला, ये दोनों दे रखा है अल्फा और बीटा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है और ये डिप्रेशन बीटा है, ठीक है। दो राइट ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे साफ साफ, ए बी और सी, एक राइट ट्राइंगल ये है और दूसरा क्या है बेटा बी सी और इस वाले पॉइंट पे कुछ मान लो डी, या फिर सिंपल आप यहां बीटा है तो देखो ये एक जेड बनना है, ठीक है, उल्टा जेड, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो दूसरा राइट ट्राइंगल आप ये वाला ऑब्जर्व करो, ये वाला, ठीक है, यानी सी
ई और एफ, सी ई एफ एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वाली हाइट h दे रखी है, तो ये बीई हाइट भी क्या होगी, h, ठीक है। ये हाइट हो गई आपकी h। मुझे निकालना क्या है, ए से लेके ई तक, क्योंकि ए से लेके ई तक कंप्लीट हाइट है ना दूसरे घर की। हमें ये वाली कैपिटल H मैंने मान लिया भाई, यहां से लेके पूरी लेंथ निकालनी है ये वाली, ठीक है। अब बेटा ए से लेके बी तक बताओ कितना होगा। ये पूरी हाइट आपने कैपिटल H सपोज करी है, ये स्मॉल h गिवन है, तो कैपिटल H में से स्मॉल h निकाल दोगे तो ये वाली हाइट आ जाएगी हमारे पास यहां से लेके यहां तक, ठीक है। यहां पर राइट ट्राइंगल पकड़ लेते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं ये वाला राइट ट्राइंगल ले रहा हूं, जो शेडेड किया है मैंने, CFE, इन ट्राइंगल CFE, ठीक है। tan बीटा, क्योंकि बेटा एंगल कितना है इसके अंदर, बीटा है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है आपका H और बेस है FE, तो H अपॉन FE, तो यहां से FE लेंथ कितनी आ गई, H अपॉन tan बीटा, दिस इज FE लेंथ, ठीक है। क्या FE लेंथ और CB लेंथ इक्वल नहीं होगी क्या, FE लेंथ और CB लेंथ दोनों इक्वल है, तो इस तरीके से FE और CB दोनों इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं भाई CB लेंथ और FE लेंथ इक्वल होने की वजह से ये भी कितना आ गया, H अपॉन tan बीटा, ठीक है। अब आओ दूसरे राइट ट्राइंगल के अंदर, जो ऊपर वाला है ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC, इसके अंदर बताओ tan थीटा यानी अल्फा एंगल हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बेटा ए से लेके बी तक है, जो हमने कैपिटल H माइनस स्मॉल h लिख रखा है, और बेस है बी से लेके सी तक, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर है H माइनस स्मॉल h और बेस है बी से लेके सी तक, ठीक है। तो यहां से भी BC लेंथ निकाल लो, यह आ गया H स्मॉल h अपॉन tan अल्फा, दोनों इक्वेशन आ गई। यहां से आपने CB लेंथ कितनी निकाली, ये वाली, और यहां से भी CB लेंथ कितनी आ गई है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा क्या, H अपॉन tan बीटा इक्वल कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन tan अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, तो ये आ गया H tan अल्फा इक्वल H tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा। मुझे निकालना क्या है, कैपिटल H निकालना है ना, हाइट ऑफ अनदर हाउस, तो कैपिटल H निकालना है, तो कैपिटल H को ध्यान नहीं दिया, इस वाले को मैं इधर भेज रहा हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा H tan अल्फा प्लस H tan बीटा, ठीक है भाई, क्योंकि इधर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, H कैपिटल H और tan बीटा ये बचा, ठीक है। माइनस H tan बीटा इधर ले लिया, प्लस का हो गया। अब देखो यहां भी स्मॉल h, यहां भी स्मॉल h कॉमन है, तो क्या बचा, tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूं यहां पर, ध्यान से देखना, मैं इसे रब कर देता हूं, ध्यान से देखो, स्मॉल h ले लो कॉमन, क्या बचा, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल H tan बीटा, ठीक है। tan बीटा अपॉन में भेज दो, H tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा, दिस इज इक्वल कैपिटल H। तो इस तरीके से आपकी हाइट ऑफ अनदर हाउस आ जाएगा, ठीक है।